नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गोलू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो उनको महत्वपूर्ण टॉपिक का ज्ञान नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हिंदी के 30 व कौन महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको याद कर लेने से हमारा पूरा पढ़ा हुआ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि परीक्षा हेतु हमारा तैयारी हो जाएगा। तो यह आखिरी मौका है दोस्तों, इसे मत गंवाइए और अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं या फिर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दोनों तरीका आप लोग के लिए उपयोगी है, तो इसे याद रखिएगा और वीडियो का पार्ट 1 जरूर से देखिएगा। उसमें 15 महत्वपूर्ण टॉपिक को करा दिया हूँ और 15 इसमें कराऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राम रमौल का क्या अर्थ है? उत्तर है सिंपल, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तब उसे राम रमौल कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है खुद से बातें न करके किसी और से बात करना राम रमौल कहलाता है। सीधा सा मतलब समझ में आ गया। तो इसमें बातचीत के जो रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट, वो कहना चाहते हैं कि खुद से बातें कीजिए, यही बात करना आपके लिए श्रेष्ठता है। इतना तो समझ में आ गया। यह इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको पूरा अंत तक वीडियो देखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मालती के घर का वातावरण कैसा था? उत्तर है सिंपल सा, मालती के घर का जो वातावरण था ना वह ठीक ही नहीं था। ठीक है ना, ठीक नहीं था। किस लिए ठीक नहीं था तो इसके कारण को समझ लीजिए। जब उसके बचपन का मित्र यानी कि लेखक अगेजी, सचितानंद हीरानंद बादशाहनंद अगेजी, जब उनके घर कई साल बाद आते हैं ना तो उनका स्वागत बड़े अनमने ढंग से यानी कि बिना मन का करती है। कहने का सीधा सा मतलब है वातावरण ठीक ही नहीं था तो कहाँ से वह मन लगाकर यानी कि अपना उल्लास कैसे खुशी जताती। लेखक के आने के पहले भी गम, लेखक के आने के बाद भी गम, क्योंकि उसका छोटा सा लड़का है वह बहुत ही बेचैन सा रहता है। उसी के चलते मालती भी अपने दिनचर्या को ऐसे ही व्यतीत करती रहती है। संघर्षपूर्ण जीवन इसका है। और इसके एक पति हैं महेश्वर, जो गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करते हैं। अब आइए जानते हैं गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन देखिए, पहाड़ी पर रहने वाले को कभी कभी कांटा चुभ जाता है, परंतु कांटा चुभने के बाद कुछ दिनों तक छोड़ देने पर ना क्या होता है, एक विशाल घाव बन जाता है जिसका उपाय केवल पाँव कटवाना होता है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि जब पहाड़ी पर रहने वाले लोग होते हैं ना, अपने कार्य हेतु इधर उधर जाते हैं, पहाड़ी से यहाँ से वहाँ करते हैं तो कांटा चुभ जाता है और वह लोग अनजाने में यानी कि जानबूझकर या अनजाने में छोड़ देते हैं जब उस कांटे को अपने पाँव में, तो वह एक विशाल घाव का रूप ले लेता है। इतू सा से पूरा इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, और उसका उपाय केवल पाँव कटवाना होता है, जिसका ऑपरेशन कौन करते हैं? जैसा कि मैंने बताया, मालती के पति महेश्वर करते हैं। अब आइए जान लेते हैं मालती के पति महेश्वर का परिचय क्या है। तो देखिए, मालती के जो पति हैं ना महेश्वर, एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। जैसा कि मैंने बताया, वह रोज दोपहर घर आते हैं। किस लिए? खाना खाने तथा आराम करने घर आते हैं। फिर क्या, अस्पताल में गैंग्रीन का ऑपरेशन करते हैं। इतना सा इनका दिनचर्या है। पहले तो अस्पताल में डॉक्टर हैं, इनका परिचय सीधा सा यह हो गया। और दूसरा मतलब की बात यह हो गया कि वो अपने रोज के दिनचर्या में घर आते हैं, किस लिए? खाना खाने तथा आराम करने। और तीसरी बात यह है कि अब फिर से चले जाते हैं वही काम पे। रोज का वही काम है, वेतन कम और टेंशन ज़्यादा, बस यही सब। अगला सवाल है, कुंती का परिचय अपने शब्द में दीजिए, यानी कि खुद के भाषा में दीजिए इनका परिचय। कुंती कौन है भाई? यह महाभारत वाली कुंती की बात नहीं हो रही है, यह मतलब मोहन राकेश द्वारा रचित सिपाही की माँ की कुंती की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें बिस्नी मुख्य भूमिका में है। एक पुत्री है मुन्नी और एक पुत्र है मानक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यही बिस्नी की पड़ोसन जो है ना कुंती है, और दोनों के बीच क्या था? अच्छा संबंध था, बढ़िया संबंध था। अच्छा संबंध होने के कारण क्या था ना, कुंती बिस्नी से एक दिन पूछती है कि तुम्हारी बेटी मुन्नी की विवाह ठीक हो गई? तो देखिए इसके जवाब में क्या कहती है। यह थ्योरी में आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक थ्योरी को नहीं समझेंगे तो आपका मन एक कारण को नहीं ढूंढ पाएगा, और कारण जब तक आपका मन नहीं ढूंढेगा तब तक आप किसी भी चीज़ को याद ही नहीं कर सकते। 100% लिख कर रख लीजिए। तो इस बात को समझिए, अपने मन को कारण देने का प्रयास कीजिए। आगे क्या हुआ? बिस्नी कहती है नहीं, मेरा बेटा तो माना गया है लड़ाई पर, अब वहाँ से आएगा तब हमारा बेटी यानी कि हमारी बेटी मुन्नी की शादी होगी। बस इतना समझ में आ गया। और वहीं से मतलब बर्मा से भागती हुई 2 अज्ञात लड़कियाँ आती हैं। वो कौन थी, इसका भी परिचय सुन लीजिए। 2 अज्ञात लड़कियाँ जो थी बर्मा से भागती हुई बिस्नी के गांव आई है, यानी कि बिस्नी गांव आई है। अब बिस्नी गांव आई हैं तो यह कहती हैं कि वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गया है। तब मानक और मुन्नी चिंतित हो जाती है और डाकिये का इंतजार करती है। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है कि मुन्नी और
बिस्नी किसकी प्रतीक्षा करती हैं? तो डाकिये की। यह सवाल याद रखना है, ठीक है ना। अब बिस्नी के गांव आई है तो क्या मांगती है? यह चीज़ कुछ मांगी होगी। तो गांव आई तो दाल और चावल, एक कटोरा दाल और एक कटोरा चावल मांगी। जो भी कहानी को पढ़े होंगे उनको भली भांति मेरे बात समझ में आ रहे होंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा तो समझने का प्रयास कीजिए, अपने मन में कुछ मतलब क्रिएटिव कीजिए, यानी कि आसपास की चीज़ों से रिलेट करने का प्रयास कीजिए। यह आसान शब्दों में है, इसे हार्ड लैंग्वेज में आप मत लीजिए, क्योंकि यह शॉर्ट क्वेश्चन मैं बहुत शॉर्ट में, अति शॉर्ट में बनाकर लाया हूँ। इससे 2 नंबर आपके पक्के होंगे। तो याद रखिएगा, सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, सड़क क्यों सींचा जा रहा है? उत्तर है, राजा अपने गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, कहीं उन पर धूल न पड़े इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। जनता कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं इन राजाओं को, बस इन पर धूल न पड़ना चाहिए, यही इनकी खासियत है। भले मतलब कि हम लोग यानी कि जनता रोड साफ़ करते, यानी कि सड़क साफ़ करते करते हम पर धूल पड़े, कोई टेंशन नहीं, राजा को नहीं पड़ना चाहिए, यही अधिनायक में बताया गया है, ठीक है। इसको याद रखना है, बस समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है, पुत्र का छौना कहने का क्या अर्थ है? अब देखिए, पुत्र वियोग कविता से लिया गया है, तो इसमें पुत्र की अत्यधिक चर्चा होगी। तो पुत्र की को छौना क्यों कहती है कवियत्री? तो देखिए, छौना का अर्थ ही होता है हिरण का शावक, अर्थात हिरण का बच्चा, जो बड़ा सुंदर यानी कि कोमल और सुंदर होता है। अतः हर माँ के लिए उसका पुत्र शावक के समान है। अब कोई भी माँ किसी का पुत्र कोई यदि काला भी हो, यानी कि एक बात बोल रहे हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मत लीजिए, बस इसको उदाहरण के तौर पर समझिएगा। किसी का पुत्र काला हो, किसी का पुत्र उजला हो, तो कोई माँ थोड़ी ना उसमें डिफरेंस करेगी। वह बस इतना जानती है कि यह मेरा पुत्र है, बहुत सुंदर है, सुंदर है, बहुत सुंदर और कोमल है। वह कभी अपने पुत्र को मतलब दोष नहीं देगी। यदि इस बीच में उसका पुत्र बिछड़ जाए तो उसको कैसा महसूस हो रहा होगा? यह सवाल भी पूछा जाएगा। कब? परीक्षा देंगे तब। अब यह 5 नंबर का सवाल है, तो अगले वीडियो में 5 नंबर के सवाल को लाऊंगा, यानी कि लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले वीडियो में लाऊंगा। तो इसके लिए आप पार्ट 3 हिंदी पार्ट 3 लिखकर कमेंट कर दीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी इस टॉपिक को कवर करते हैं। कवयित्री का खिलौना क्या है? तो उत्तर सिंपल है, कवयित्री का खिलौना उसका बिछड़ा हुआ पुत्र है। बिछड़ने का मतलब उसके मरने से है, वह मर गया है, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो माँ इधर विलाप कर रही है, यानी कि रो रही है, असहाय विवश हो गई है। तो इस सवाल को मैंने जैसे बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि माँ असहाय और विवश क्यों हो जाती है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पार्ट 3 के लिए कमेंट कर देना है। अगला सवाल है, लोहा क्या है? इसकी खोज क्यों की जा रही है? उत्तर है सिंपल, लोहा जो है ना कर्म का प्रतीक है। यह कौन बताते हैं? विनोद कुमार शुक्ल। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि लोहा के विषय में विनोद कुमार शुक्ल बताते हैं, जो हर गृहस्थ जीवन में व्याप्त है। जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, लोहा का एक रूप है साइकिल, मोटरसाइकिल, इस चीज़ को समझिए, लोहा का ही एक रूप है। आदि चीज़ों का मतलब गृहस्थ जीवन में आदि चीज़ व्याप्त है, यानी कि जो हमारे कार्य हेतु यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी खोज अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए की जा रही है। सवाल के अनुसार हमारा जवाब बैठ रहा है, लोहा क्या है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है, जो हर गृहस्थ जीवन में व्याप्त है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक है। और इसकी खोज क्यों की जा रही है? अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बस इतना समझ में आ रहा है कि लोहा जब साइकिल ही नहीं रहेगा तो हमारा ज़रूरत कैसे पूरा होगा? हम जल्दी से कहाँ से पढ़ने जाएंगे? तो आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो पढ़िए मस्ती से और मियाज खुश हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए, तो ठीक है ना। यदि आपका अंक जो आएगा ना, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आकर के दोबारा। चैनल को छोड़कर जाना नहीं है, चैनल से जुड़े रहना है। आगे भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराता रहूँगा इसी चैनल पे। दूसरा चैनल बनाऊंगा 12th के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? इसी कहानी इसी कविता से यह सवाल लिया गया है। तो देखिए, बिटिया घर के अंदर और घर के बाहर लोहा पहचान पाती है, जैसे सिगड़ी, सणसी। और घर के अंदर क्या रहता है? सणसी रहता है, जो साइकिल बनाने में उपयोग किया जाता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना। और सिगड़ी जो है कुछ इस प्रकार से रहता है, जोड़े जोड़े रहते हैं इस प्रकार से, और इसमें ताला फंसा करके मार दिया जाता है, बाहर से दिखाई पड़ता है। बस इतना सा लिख देना है। आप यदि इतना भी लिख देते हैं कि बिटिया घर के अंदर और घर के बाहर लोहा पहचान पाती है, जैसे खुरपी हंसुआ भी लिख सकते हैं, गाँव से होंगे वह रिलेट कर पाते होंगे आसानी से। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? उत्तर है सिंपल, जयप्रकाश नारायण जो है ना, उनके अनुसार डेमोक्रेसी कहते हैं शत्रु जो है जनता के विचारों पर विरोध करने वाले हैं। सिंपल सा मतलब इसका क्या हुआ? यानी कि हम लोग हैं लोकतंत्र में जी रहे हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र जिसे प्रजातंत्र भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी का उपयोग किया गया है। तो इसे समझिए, देखिए, हम लोग हैं जनता, हम लोग को सब चीज़ का अधिकार है, लेकिन जो नेता सब है ना, वह हमारे मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं।
ठीक है। हम लोग ठहरे हैं यानी कि जनता, हम लोग में पावर अधिक है, लेकिन हम लोग एक साथ एकजुट होकर नहीं उपयोग करते हैं, हम लोग दब जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग को क्या चीज़ का अधिकार नहीं है बाबू? हर चीज़ का अधिकार है। आप किसी से भी फ्रीडम बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात पर चर्चा किया है। तो हमारे विचारों को यदि कोई ठेस पहुंचाता है, व्यवहार अच्छे से नहीं करता है, वही है हमारे मतलब लोकतंत्र का शत्रु। हमें लोकतंत्र में वह जीना ही नहीं देना चाहता, वह राजतंत्र में रखना चाहता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। किसी से मत डरिएगा बाबू, यदि आप गलती नहीं किए हो ना, किसी से मत डरिएगा। अगला सवाल है डायरी क्या है? उत्तर है डायरी मन का कूड़ा है, जिसे हम कागज़ पर उतारते हैं। क्या मतलब है? सीधा सा फंडा। आप अपने मन में दो दिनचर्या दिन भर किए हैं, तो अपना मन में दौड़ रहा होगा कि हम सुबह उठे हैं, सुबह से मुंह धोए हैं, खाना खाए हैं, पढ़ने गए हैं, ये सब बात आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इससे आप यदि लिख दिए कि हम ये एक ही कॉपी पर उतार दिए, उसे ही डायरी बोलते हैं। सीधा सा मतलब कि डायरी मन का कूड़ा है, कचरा वही है, सिंपल सा, समझ में आ गया। तो 14 नंबर है, कचरा मत लिखिएगा, हिंदी में कचड़ा, ये नंबर, ये 2 नंबर है ना, इससे काट देगा, इससे पास नंबरों नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है बुद्ध दयानंद से क्या कहा? उत्तर, बुद्ध दयानंद से कहा कि जो मैंने धर्म चलाया था वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, किंतु यह 500 वर्ष भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुनी बना दिया है। इसका सीधा सा मतलब, आप यदि नारियों का इज्जत नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं होगा। वो उसी वहीं गलती कर दिए कौन? बुद्ध। वहीं अपने बता रहे हैं कि मैं ऐसे पास्ट में गलती किया था। ठीक है। वहीं बात है यहाँ पर भी कि 5000 जो चलने वाला था, 5000 वर्ष तक चलने वाला था, वो 500 वर्ष भी नहीं चलेगा। क्यों? एक ही गलती था, नारियों को इज्जत नहीं दिया। तो जो नारियों को ही इज्जत नहीं देगा, अपने माता बहनों को आदर सम्मान नहीं देगा, उसका क्या होगा भाई? वह भ्रष्ट ही हो जाएगा। उसी प्रकार आप समझिए भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। सिंपल सा मतलब है, भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलती नहीं है। वहीं नेतागिरी वाला मामला, सीधा सा, नेता जो होते हैं ना, वह भ्रष्टाचार नीति अपनाते हैं, तो वही भ्रष्टाचार है। यानी कि जैसे आपके पोल पे लाइन लगा है, बहुत सारा लाइन, अब उसमें रोड के आरी आरी आप अगर जा रहे हैं, तो उसमें से पुलवा अगर चरक गया होगा, गिरने का उसका डर होगा, तो वह नीति बनाया है सरकार की, इसको जांच कब कराना है? जब कंप्लेन आएगा। अब कोई कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहा है और कोई उधर से बंदा नहीं आ रहा है, यानी कि उसको ठीक करने के लिए। वहीं तो भ्रष्टाचार है, वहीं सब भ्रष्टाचार है। ना रोड सुधार रहेगा, ना बिजली विभाग सुधार। हालांकि अब धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रही है। मैं देख रहा हूँ खुद अपने सरकारी स्कूल में, पास के सरकारी स्कूल में देख रहा हूँ कि अब अच्छे से पढ़ाई हो रही है। हालांकि इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप अभी तक वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो वीडियो का पार्ट 1 जरूर से देखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।